मॉड्यूल बताओ बेटा, किसी में डाउट आया क्या? हाँ बेटा, साथ साथ मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो केमिकल बॉन्डिंग को सीखोगे। हाँ, बाद में करोगे तो नहीं होंगे सॉल्व एक भी। लाओ बेटा, देना कोई भी बच्चा मॉड्यूल। आपने सर्किल कर रखा है जो डाउट है? हाँ बताओ बेटा, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, C2H2 देखो बेटा इसका, ये वैसे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, देखना बेटा कैसे करना है इसको। कार्बन कार्बन 10th क्लास में भी तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत C2H2 का स्ट्रक्चर। तो एक हाइड्रोजन एटम इधर लगा दो बेटा, एक हाइड्रोजन एटम इधर। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। तो कंप्लीट कर दिया। बताना बेटा कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? 4। ये वाला कार्बन भी। तो कोवलेंसी कितनी हो गई बेटा? 4। बेटा फिफ्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, सिक्स बता, सिक्स छोड़ दो बेटा, रेडॉक्स का क्वेश्चन है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी कोई मतलब नहीं है, डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, इसको हटवा दिया है इस साल से। सेवेंथ बेटा, एट्थ, नाइन्थ, 11th, 15। कौन सा बेटा? नाइन्थ बताना है। 14 दिया था, हाँ 14 बेटा। 14 हो गया सभी से। जो डाउट है बेटा पूछ लो, शर्माना नहीं है बेटा इसमें। कौन सा बताना है? 14। इन विच ऑफ द एक्साइटेशन स्टेट क्लोरीन ClF3 फॉर्म्ड? क्लोरीन देखना बेटा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p5। बताओ बेटा ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? बताओ बेटा सभी लोग बताओ, ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी है? 1। अब जो कंपाउंड दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? ClF3 क्या दे रखा है? यानी क्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? 3। तो ग्राउंड स्टेट में तो नहीं बना सकता है। तो क्लोरीन को क्या एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में जाना पड़ेगा क्या बेटा? तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे अनपेयर्ड होगा, तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। तो क्लोरीन कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है? फर्स्ट। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। 15 बेटा, 15 हो गया। 15 के बाद 21, 21 के बाद 25। कौन सा 21 बताना है? वेरिएबल कोवेलेंसी इज एग्जीबिटेड बाई। फॉस्फोरस की वैलेंसी कोवेलेंसी क्या क्या हो सकती थी? 3 भी हो सकती थी, 5 भी हो सकती थी। सल्फर की कोवेलेंसी क्या क्या हो सकती थी? 2, 4, 6। यानी वेरिएबल कोवेलेंसी शो कर रहा है क्या? तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी थी? केवल 3 थी इनकी। चेंज हो रही थी क्या बेटा? नहीं। ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी थी? 2। चेंज नहीं हो रही थी। इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वेरिएबल कोवेलेंसी को शो नहीं करते हैं। और बताना बेटा, 25, 25 के बाद और भी था एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या? कोई भी एक्सरसाइज सेकंड में बताओ। एक्सरसाइज सेकंड में बेटा, थर्ड बेटा, थर्ड। वन अभी आज पढ़ाने के बाद कर लोगे वन को। थर्ड बेटा, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ बेटा, 12th। हाँ, अब 13 बेटा, अभी आज करा दूंगा 13। और भी कुछ दिया था इसमें क्या? ठीक है लो, कौन सा बताना है? फिफ्थ। बेटा कोई भी मेटल एम दे रखा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 1:2:1 दे रखा है, तो कौन सा मेटल है बताओ बेटा? कौन सा है बेटा? लिथियम। दूसरा नॉन मेटल क्या दे रखा है बेटा? नाइट्रोजन। बताओ ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लोगे क्या बेटा तुम लोग? मेटल और नॉन मेटल है, बताओ बेटा। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? 2 और क्या होगा बेटा? 2 और 1। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होगा कि नहीं होगा बेटा? नहीं तो ऐसे ही कर लो, डायरेक्ट करना, देखना सभी लोग। लिथियम पर कितना चार्ज आता है? +1। नाइट्रोजन पर कितना आता है? 3-। तो बेटा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस तरह से। कर सकते हो क्या बेटा? Li3n। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा?
ये तो मोल कंसेप्ट में भी बताया था बेटा तुम्हारे को। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, यानी N3X आंसर हो जाएगा। अरे आया क्या समझ में? चलो बेटा, जिनॉन के बारे में देखना। जिनॉन बेटा कौन से ग्रुप का है? कौन से ग्रुप का है बेटा जिनॉन? 18th ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का बेटा? 18th ग्रुप का है। अच्छा, जैसे आप लोगों ने देखा था आयोडीन के कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे IF7, IF3, ऐसे लिखवाए थे क्या तुम्हारे को? अरे नहीं लिखवाए थे क्या? IF7 देखना बेटा इधर, आयोडीन के पास खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? आयोडीन के पास खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। कितने बेटा? 7। और कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है आयोडीन फ्लोरीन के साथ? 7। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की इसने? और 7। तो बताओ आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? तो यानी बेटा कोई भी कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, अगर उसके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 से ग्रेटर इलेक्ट्रॉन है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो उन कंपाउंड्स को कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। तो IF7 कैसा कंपाउंड है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड भी बोला जाता है, या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी कहा जाता है। अरे आया क्या समझ में? चलो और देखना, जैसे मैंने लिखा बेटा IF3। बताओ बेटा आयोडीन के पास खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 7। कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है? 3। तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग करेगा क्या बेटा? तो आयोडीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। क्या ग्रेटर देन 8 है क्या बेटा? तो इसका मतलब IF3 भी कैसा कंपाउंड है? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा क्या बेटा? तो ये लिख लेना वहीं पर जो लिखवाया था। इधर देखना बेटा BF3, बोरोन के पास खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। कौन से ग्रुप का है? 13th ग्रुप का है। तो खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। और कितने फ्लोरीन एटम है बेटा? 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा होगा फ्लोरीन के साथ? 3 की कर रहा होगा क्या बेटा? तो बताओ बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। क्या लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा? यानी ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। मालूम था क्या बेटा तुम लोगों को? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और इसी का बेटा दूसरा नाम है बेटा हाइपोवेलेंट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड बेटा? हाइपोवेलेंट कंपाउंड। डेफिनेशन सेम है बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जिनके सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, उन कंपाउंड्स को क्या कहा जा सकता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या हाइपोवेलेंट कंपाउंड। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हाइपोवेलेंट बोला, तो इसको क्या कहेंगे? हाइपरवेलेंट। क्या कहेंगे बेटा? तो इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? हाइपरवेलेंट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड बेटा? हाइपरवेलेंट कंपाउंड। लिख लेना बेटा, जब बोरोन का एग्जाम्पल लिखा था ना PH3, तो वहां पर लिखो इसको, लिखो वहां पर लिख लो बेटा, BF3 लिखाया था क्या तुम्हारे को? हाँ, बोरोन का मतलब बोरोन के क्या क्या कंपाउंड हो सकते हैं, BF3 एग्जाम्पल लिखाया था, वहां पर लिखो इसको। और इसको आयोडीन वाले में लिखना, लिख लो, वरना अभी डिटेल में तो पढ़ाऊंगा इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच वाले को। लिखो बेटा दोनों। चलो लिख लिया क्या बेटा? ध्यान रखना बेटा, हाइपरवेलेंट मतलब मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम में वैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? हाइपरवेलेंट या इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल।
अब बताना बेटा सभी लोग जिनॉन के बारे में, जिनॉन कौन से ग्रुप का है? 18th ग्रुप का है। तो बताओ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP6। तो जिनॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पहले तो पता करो कौन से पीरियड का है। 5th पीरियड का। कौन से पीरियड का है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा? 5s2 5p6 हो जाएगा क्या बेटा? और आगे क्या होगा बेटा? 5d0। तो बताना बेटा ग्राउंड स्टेट में, हाँ बताओ बेटा ग्राउंड स्टेट में जिनॉन की कोवलेंसी कितनी होगी बेटा? 0। कितनी होगी बेटा? 0। बताओ एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या? अरे 5p6 कैसा होता है? फुली फिल्ड। 5s2 भी कैसा होता है? फुली फिल्ड। इधर देखना सभी लोग, उसको बाद में लिख लेना। अगर मैं जिनॉन को एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में लेके जाता हूं तो कितना स्टार आएगा बेटा इसके ऊपर? 1। और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बेटा? एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। तो बताना बेटा 5p का इलेक्ट्रॉन कहां एक्साइट होगा बेटा? 5d में। तो ये रहा बेटा 5s2, इधर देखना बेटा, ये रहा बेटा 5s2 5p6। इस वाले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बेटा? अनपेयर्ड कर दिया। क्या कर दिया बेटा? अनपेयर्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट हो गया। तो बताना बेटा जिनॉन की एक्साइटेड स्टेट में कोवलेंसी कितनी है? कितनी है बेटा? 2। यानी जिनॉन ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। किस स्टेट में करेगा? एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में। जैसे इसके एग्जांपल हो गए बेटा XCF2, कह सकता हूं क्या बेटा? यानी जिनॉन कौन सी स्टेट में है? एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में है। और बताना बेटा अब इसको क्या एक्साइटेड स्टेट सेकंड में ले जा सकते हैं क्या बेटा? एक्साइटेड स्टेट सेकंड में क्या? बताना बेटा ये वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर्ड हो जाएगा क्या? तो अब कोवलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। कोवलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? 4। यानी एक इलेक्ट्रॉन मतलब जब पेयर्ड से अनपेयर्ड होता है तो कोवलेंसी कितने से इंक्रीज होती है? 2 यूनिट से इंक्रीज होगी क्या बेटा? यहां पर जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा? एक्सी, हाँ बेटा XCF4 का फॉर्मेशन होगा क्या बेटा? एक इलेक्ट्रॉन और एक्साइट हो सकता है क्या बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को और एक्साइट करा दिया तो जिनॉन कौन सी एक्साइटेड स्टेट में चला गया? एक्साइटेड स्टेट थर्ड। एक्साइटेड स्टेट थर्ड बेटा। तो बताओ कितनी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास अब? 6। कितने हो गए बेटा? 6। कितने एक्साइटेड स्टेट हो गए बेटा? 6। तो कोवलेंसी कितनी हो गई? 6। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा XCF6। बताना जिनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है जब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो गया? जिनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? होते कितने हैं? 8। अरे कितने होते हैं? अब यहां पर दो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो कितने हो गए बेटा? 8 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। 10 इलेक्ट्रॉन। तो यानी XCF2 कैसा कंपाउंड है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच? यानी हाइपरवैलेंट कंपाउंड है क्या बेटा? XCF4 भी होगा, XCF6 भी होगा क्या बेटा? बताना बेटा जिनॉन का एक इलेक्ट्रॉन और एक्साइट हो सकता है क्या बेटा? अच्छा जैसे इसका एग्जाम्पल और हो सकता है बेटा जैसे XCO3। बताना बेटा जिनॉन ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है? 3। कितने बॉन्ड्स का? 3 है कि 6 है बेटा? 6। ध्यान रखना जब ऑक्सीजन एटम आएगा तो वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, डबल बॉन्ड के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। अरे है कि नहीं? तो 3 ऑक्सीजन के एटम है तो कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा? 6। या कह सकते हैं 3 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? 6। तो यानी जिनॉन की कोवलेंसी यहां पर कितनी है बेटा? 6। और जिनॉन कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है? थर्ड। किसमें बेटा? थर्ड। ये सब 18th ग्रुप चल रहा है बेटा पी ब्लॉक का, आपका बोर्ड वाला सिलेबस। अरे है कि नहीं? अब आ जाओ बेटा, एक एक्साइटेड स्टेट में और जा सकता है क्या बेटा? रहने दो मत ले जाओ, ले जाओगे क्या? हाँ कर लो बेटा। तो कितने स्टार आएंगे बेटा इसके ऊपर? 4। एक्साइटेड स्टेट 4। तो बताना बेटा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। ये वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा? अनपेयर्ड। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा? अनपेयर्ड। तो कोवलेंसी कितनी हो गई? 8। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा XCO4। क्या होगा? XCO4। लिख लो इसको।
यानी जिनॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ये अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं क्या बेटा? यानी ये सभी मॉलिक्यूल्स कैसे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हैं। लिखना बेटा। अच्छा, अभी नहीं लिखा क्या? लिख लिया क्या सभी ने? किसी बच्चे ने डाउट नहीं पूछा कि जिन्होंने कंपाउंड्स का कैसे फॉर्मेशन कर लिया? डाउट आया कि नहीं आया? अच्छा, आया था डाउट क्या? तो पूछ तो लेते फिर। एक्सेप्शन थोड़ी ना है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है एक्सेप्शन हो। क्या? हाँ, एनर्जी। बहुत ही हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर जिनॉन के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, तब जाके कंपाउंड्स का क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन होता है। बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पर जिनॉन अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। नॉर्मल कंडीशन मतलब रूम टेम्परेचर पर जिनॉन कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है बेटा। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बेटा। अरे आया क्या समझ में? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनॉन के बेटा। XeF2, XeF4, XeF6, ये 18th ग्रुप में इन तीन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री मतलब इनकी रिएक्शनों को पढ़ा जाता है, वाटर के साथ क्या प्रोडक्ट देंगे ये। 18th ग्रुप के तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा। हाँ बताना बेटा, फास्फोरस की कोवैलेंसी क्या क्या मिली थी अपने को? 3 और 5। इनको याद रखना है बेटा डायरेक्ट। ये सब बार बार नहीं करना है बेटा, एग्जाम में इतना कहाँ टाइम, पेपर में इतनी जगह ही नहीं है, तुम ये सब बना लो वहां पर। बना सकते हो क्या बेटा? तो इनको याद रखना है बेटा। कैसे याद रखोगे फास्फोरस के लिए? इनका तो पहले कॉन्फ़िगरेशन ध्यान आना चाहिए बेटा। सब इधर देखना, सभी लोग इसको याद कैसे रखना है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 3p3, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है बेटा? अब ध्यान रखना, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के पास 3d वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है क्या बेटा? तो वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, मतलब इंक्रीज कर सकता है क्या बेटा? और ध्यान रखना, जब भी कभी एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा या कोवैलेंसी इंक्रीज होगी तो कितने यूनिट से होती है? 2। तो ध्यान रखना बेटा, फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी है? 3। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो कितनी हो गई बेटा? 5। इसके आगे कुछ आती है क्या बेटा? नहीं। सल्फर के लिए कोवैलेंसी ग्राउंड स्टेट में कितनी है? 2। ध्यान रख सकते हो क्या बेटा? ऐसे याद रखो ना, 3s2 3p4। 3p4 का मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे है कि नहीं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी 2, फिर कितनी होगी? 4, फिर कितनी होगी? 6। ठीक उसी तरह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी 1। कैसे पता चला? कॉन्फ़िगरेशन से। 3s2 3p5, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1। तो ग्राउंड स्टेट में कितनी होगी? 1। फिर दो दो से बढ़ाते चले जाओ, 1 3 5 7। अरे रख लोगे क्या याद? ठीक उसी तरह जिरोन के लिए 2 4 6 8। ये सब नहीं करना है बेटा ड्रामा बेटा, उसमें एग्जाम के अंदर कर लोगे क्या तुम लोग?
डायरेक्ट याद रखना है बेटा, सब ये टिप पे होनी चाहिए ये तुम्हारी चीजें। अब एक स्टेटमेंट लिखना बेटा, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड और यहां पर लिख लेना बेटा ये सभी कंपाउंड कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। चलो पहले स्टेटमेंट लिखना बेटा, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स का मतलब समझते हो क्या बेटा, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स कैन एक्सटेंड देयर कोवैलेंसी, कैन एक्सटेंड देयर कोवैलेंसी, elements of third period and onwards can extend their covalency due to presence of vacant d orbital, due to presence of vacant d orbital, due to presence of vacant d orbital in their valence shell, due to presence of vacant d orbital in their valence shell, and they can have more than 8 electron in their valence shell, and they can have more than 8 electron, and they can have more than 8 electron in their valence shell. Elements of third period and onwards can extend their covalency due to presence of vacant d orbital in their valence shell, and they can have more than 8 electron in their valence shell. यही तो बताया बेटा इतनी देर से, अरे बताया कि नहीं बताया, हाँ। अब हेडिंग लगाना बेटा, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ये टॉपिक इतनी देर से कौन सा चल रहा था बेटा, ऑक्टेट रूल वाला ही तो टॉपिक चल रहा था क्या। हेडिंग लगाना बेटा, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। इसका क्या मतलब है बेटा, इस हेडिंग का, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है क्या, यानी ऑक्टेट रूल में क्या क्या खामियां रही थी, क्या क्या कमियां रही थी बेटा, उनको डिस्कस किया जाएगा बेटा। तो हेडिंग लगाना बेटा, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, इसका मतलब समझना, पहले तो ये बताओ ऑक्टेट रूल का क्या मतलब क्या होता है, क्या है ऑक्टेट रूल। हर एलिमेंट की, ल्यूइस ने ऐसा बताया था कि हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करे, एक, तो जिससे क्या होगा, वो स्टेबिलिटी को गेन करेगा। अभी अपन ने देखा जिनॉन के कई सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से क्या अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या बेटा, अरे थे कि नहीं थे, जिनॉन के सभी कंपाउंड कैसे थे बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड थे क्या बेटा, तो क्या वो स्टेबल कंपाउंड नहीं है, अरे स्टेबल है बेटा, क्या है बेटा, स्टेबल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो तभी वो स्टेबल होगा। दुनिया में बेटा हजारों कंपाउंड ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल में 8 से कम भी इलेक्ट्रॉन है और 8 से ग्रेटर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तब भी वो कैसे हैं, स्टेबल। कैसे बेटा, लिस्ट बहुत छोटी सी बात कह के गया बेटा कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अगर ऐसा होगा तो वो कंपाउंड कैसा होगा, स्टेबल होगा, या वो एलिमेंट कैसा होगा, स्टेबल। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो तो बहुत गिने चुने कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है। दुनिया में हजारों कंपाउंड ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में, जिनके सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम भी इलेक्ट्रॉन है और 8 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बावजूद भी कैसे हैं, स्टेबल है। क्या है बेटा, तो इसलिए बेटा हेडिंग क्या लगा दी, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, यानी ऑक्टेट रूल की ये कमी थी क्या बेटा, मतलब बहुत जरा सी इंफॉर्मेशन देके गया था, ऑक्टेट रूल ने कुछ भी डिटेल में नहीं बताया था, बहुत प्रॉब्लम थी बेटा ऑक्टेट रूल में। वो तो केवल इतना बता के गया कि एलिमेंट अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसके लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, ऐसा बताया था क्या बेटा। तो बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन, उसने कुछ भी नहीं बताया था। उसने तो क्या कहा बेटा, क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन ही आपस में शेयरिंग करा दी। अब तुम बताना ये इलेक्ट्रॉन क्या हवा में लटका हुआ है क्या बेटा, अरे इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स में। उसने इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, बताया था क्या बेटा,
आप इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करके या एटम्स को कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो। अब जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन क्या एटम के ऊपर नीचे बैठा है क्या? अरे इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? ऑर्बिटल से। ऑर्बिटल में है कि नहीं है? ऑर्बिटल एटम का वह स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती कि नहीं होती है? अगर बात बेटा आपको बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करना है तो इसका मतलब उनके ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन करना है। किसका करना है? उनके ऑर्बिटल्स का। ये भी क्या है बेटा? लुईस लुईस का ड्रॉबैक है। अरे है कि नहीं है? उसने कुछ भी नहीं बताया बेटा। मान लीजिए दो बॉन्ड है, जैसे फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में भी बॉन्ड बना, उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने ये भी नहीं बताया कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है कौन सा स्ट्रांग वीक है। कुछ बताया क्या? उसने बॉन्ड लेंथ के बारे में भी नहीं बताया। बताया क्या? कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा 8 होना चाहिए कुल मिला के। इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा, शेयर भी करेगा और लूज भी करेगा। बिल्कुल फर्जी नियम था कि नहीं था बेटा? उसने ये भी नहीं बताया जैसे BF3 मॉलिक्यूल है बेटा, ये 3 बॉन्ड तो बना लिए बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। अरे बोरोन का होता है क्या? उसने ये भी नहीं बताया कि इन बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है। कुछ बताया क्या? बहुत सारे ड्रॉबैक हैं बेटा लुईस ऑक्टेट रूल में। तो लुईस ऑक्टेट रूल को आंख बंद के फॉलो मत किया करो। करते हो क्या तुम लोग? तुम लोग तो यही समझ लेते हो कि जो उसने कह दिया वही सत्य है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत छोटा सा मतलब बहुत ना के मतलब इतनी बड़ी केमिस्ट्री में बहुत छोटी सी बात कह के गया बेटा लुईस कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हाइड्रोजन को छोड़ के। ऐसा हो सकता है क्या बेटा? कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है लुईस ऑक्टेट रूल से। लुईस ऑक्टेट रूल पढ़ो और भूल जाओ बेटा। अरे है कि नहीं? भूल जाओ मतलब उसके बारे में कभी भी नहीं सोचना है। वो 10th क्लास ही तक था लिमिट, बस उसका कोई अब आगे रोल नहीं है। अरे है क्या? जिनॉन के कितने सारे कंपाउंड, आयोडीन के कितने सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं उन, जबकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑक्टेट रूल यहीं तक बात था, इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं है। अब समझना बेटा एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो तुम ये वो वाले एक्सेप्शन नहीं है जो पीरियोडिक टेबल में थे बेटा। अरे इसका मतलब समझ में आया? हेडिंग का मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद भी कैसे है बेटा स्टेबल। एक्सेप्शन वर्ड का मतलब क्या हुआ? ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा उसके बावजूद भी क्या है बेटा? स्टेबल। यानी जो ऑक्टेट रूल बता रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसके बाद भी सेम रिजल्ट आ रहा है क्या बेटा? तो इसमें फर्स्ट आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। हेडिंग लगाओ बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड। और इसी को क्या बेटा दूसरा नाम क्या है बेटा? अरे क्या है बेटा? हाइपोवेलेंट। हाइपो का मतलब होता है बेटा कम। हाइपोवेलेंट कंपाउंड। लिखो बेटा इसकी डेफिनेशन। द मॉलिक्यूल इन विच, लगाओ हेडिंग, लिख लो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। फर्स्ट एक्सेप्शन है बेटा ये, लिखना बेटा द मॉलिक्यूल इन विच, द मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम कंटेन्स, द मॉलिक्यूल in which central atom contains 8 electron, in which central atom contains 8 electron in their valence shell, in their valence shell. The molecule in which central atom contains less than 8 electron in their valence shell are called, अब मत लिखो बेटा टाइम वेस्ट होगा। अब समझ गए बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की डेफिनेशन? अरे है कि नहीं? और सेंट्रल एटम को बेटा सीए लिखा करो। क्या लिखोगे? सीए। शॉर्ट में लिखना सीखो। हाँ एक अभी बोल रहा हूं बेटा, इसके एग्जांपल समझना बेटा। BF3, इधर देखना बेटा बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन खुद के? अरे ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इधर देखना बोरोन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन, आवाज ही नहीं आ रही, कितने बेटा? 3। कैसे पता किया? 13th ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। फ्लोरीन के कितने बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ? 3। तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई क्या बेटा? तो 3 + 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी बोरोन के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। क्या लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा? उसके बावजूद भी ये कैसा है? स्टेबल। और BF3 ये कैसा कंपाउंड है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है क्या बेटा? और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं बेटा? BCl3,
अरे हो सकता है क्या बेटा, BBr3 लिख लो बेटा, एटसेट्रा। और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे BeF2, BeF2 हो गया बेटा, BeCl2 हो गया, और हो गया बेटा SnCl2 एटसेट्रा। अब आर्कोल्ड क्या बार बार लिखोगे, मालूम ही पड़ गया, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है। ये क्या है बेटा, ऑक्टेट रूल का क्या है, एक्सेप्शन। क्या लिखा है बेटा, BCl3, फिर लिखा है BBr3 बेटा, फिर लिखा है BeF2, BeCl2, SnCl2। ये सभी कैसे कंपाउंड है, अरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है, SnCl2 में बताना। अच्छा पहले तो ये बताओ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होने के लिए सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कि साइड एटम। अच्छा ये जो एटम आगे लिखे रहते हैं ये सब कैसे हैं, साइड एटम या सराउंडिंग एटम, अरे है कि नहीं। तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि सराउंडिंग एटम के वैलेंस शेल में, सेंट्रल एटम के, किसके बेटा, सेंट्रल एटम के। नहीं तो कुछ लोग इसमें करने लगते, अच्छा फ्लोरीन में तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आया क्या समझ में। हाँ बताओ बेटा, SnCl2 में SN10 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ बेटा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4। कैसे पता किया, 14th ग्रुप है तो खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। क्या लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा, तो इसलिए SnCl2 भी कैसा कंपाउंड है बेटा, अरे कैसा कंपाउंड है बेटा, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, कैसा कंपाउंड है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। अरे आया क्या समझ में। दूसरी हेडिंग लगाना बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो फिर क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, या इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड। और इसी का बेटा तीसरा नाम क्या है बेटा, हाइपरवैलेंट कंपाउंड। खुद से लिख लोगे क्या इसकी डेफिनेशन तुम लोग, खुद से लिख सकते हो क्या डेफिनेशन, लिखो बेटा, द मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम कंटेन्स the molecules in which central atom contains more than 8 electron, लेस देन की जगह मोर देन करके पूरी सेम डेफिनेशन लिख डालो बेटा। अब रे अब तो बता ही दिया ना बेटा, लेस देन की जगह क्या लिख दो, मोर देन, और पूरी की पूरी सेम डेफिनेशन छाप दो बेटा उसको। हाँ, द मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम कंटेन्स मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। और बेटा इसका फोर्थ नाम होता है बेटा सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। क्या नाम होता है बेटा, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। लिख लो, कई सारे नाम होते हैं बेटा, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। इसके एग्जाम्पल बता सकते हो, कई सारे एग्जाम्पल बेटा तुम्हारे को करा दिए, बताओ क्या क्या हो सकते हैं। जिनॉन के कंपाउंड्स थे क्या बेटा, जैसे मैं बात करूं, देखना बेटा इधर लिखना बेटा, PCl5 हो गया बेटा, SF4 हो गया, SF6, और कौन कौन से हो सकते बेटा, ClF3 हो गया, BrF5 हो गया बेटा, IF7, हाँ मतलब कई सारे हो सकते हैं, XeF2, XeF4, XeF6, और क्या क्या हो सकते हैं बेटा, XeO3 या XeO4 एटसेट्रा। ये कई सारे कंपाउंड्स हैं, ये सभी कैसे कंपाउंड है, सुपर ऑक्टेट कंपाउंड है, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। 8 से अधिक होने चाहिए, 8 भी नहीं होने चाहिए बेटा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, अरे है कि नहीं।
हाँ लिख लो। अब लिखना बेटा, थर्ड नंबर का एक्सेप्शन है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल डेफिनेशन क्या होगी बेटा, नाम से ही पता चल रहा है। सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, ऑड नंबर में होने चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। लिखो बेटा, द मॉलिक्यूल in which central atom contain, द मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम को सी ए लिखा करो बेटा, द मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम कंटेन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, odd number of electron is called odd electron molecule। क्या बेटा, समझना बेटा, एनओ को इधर देखना। हाँ बताओ बेटा, एनओ में नाइट्रोजन के पास खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सभी लोग सामने देखना बेटा, सभी लोग सामने देखना। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है? 15, तो खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। बताओ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है कि सिंगल बॉन्ड के साथ? तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा? 2। तो 5 + 2 लिख दूं क्या बेटा? तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या बेटा? तो इसलिए एनओ कैसा मॉलिक्यूल है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है क्या? अच्छा, इसको क्या मैं हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल कह सकता हूं क्या? अरे कह सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? 8 से कम है क्या इलेक्ट्रॉन? अगर इसका देखना बेटा, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7, 1, 2, 3, 4 और 5। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन के सामने 2 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, क्यों? क्योंकि अपने को मालूम है ऑक्सीजन किस बॉन्ड के साथ जुड़ता है बेटा? डबल बॉन्ड के साथ। तो ऑक्सीजन के सामने कितने इलेक्ट्रॉन लिखोगे बेटा? 2। बाकी के इलेक्ट्रॉन कहीं भी लिख दो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बताना बेटा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा क्या बेटा? फिर एक और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, करेगा क्या बेटा? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन तो पेयर में प्रेजेंट है, और ये क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या बेटा यहाँ पर? ये तो लोन पेयर हो गया। ये क्या हो गया बेटा? लोन पेयर। अच्छा, नाइट्रोजन के पास ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। देखो बेटा, कैसा इलेक्ट्रॉन है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्या बेटा? कैसा इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक तो तरीका है और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पहचानने का कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कर लो, अरे है कि नहीं? दूसरा तरीका क्या है? इस तरह से स्ट्रक्चर बना लो बेटा और चेक कर लो क्या नाइट्रोजन के पास अकेला या सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या बेटा? तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को भी क्या कहते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? NO2 को देखना बेटा, नाइट्रोजन के पास खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। कितने होते बेटा? 5। अब 2 ऑक्सीजन एटम है, बताओ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? यानी हाँ, तो कितने इलेक्ट्रॉन लिखूंगा? 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9। ये अंडरलाइन कर देना बेटा नाइट्रोजन को, ये 9 इलेक्ट्रॉन किसके पास है बेटा? नाइट्रोजन के पास। क्या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा क्या बेटा? नाइट्रोजन के 2 ही कंपाउंड ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, NO और NO2। क्लोरीन पे आ जाओ बेटा, क्लोरीन बताओ कौन से ग्रुप का है? ये सबसे बेस्ट तरीका है बेटा इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने का। सेंट्रल एटम पर हम फंसते हैं बेटा, कंफ्यूजन हो जाती है, क्या करें? सबसे बेस्ट तरीका क्या है? क्लोरीन कौन से ग्रुप का है? 17 ग्रुप का। तो स्टेटमेंट बोला करो, खुद के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास 7, और कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी क्या बेटा? तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के पास? 11। क्या ऑड इलेक्ट्रॉन नंबर है क्या बेटा? तो क्लोरीन ClO2 मॉलिक्यूल भी कैसा है बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। और ClO3 भी कैसा होगा बेटा? 7 + 6। बताना कितने इलेक्ट्रॉन है? 13 इलेक्ट्रॉन। तो ClO3 भी क्या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है क्या बेटा? इसका 1 मिनट स्ट्रक्चर देखना बेटा, ClO2 का स्ट्रक्चर अभी सिखा नहीं रहा हूं, बस एक आइडिया दे रहा हूं, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। प्रॉपर 5 से 6 लेक्चर स्ट्रक्चर बनाने में ही लगेंगे बेटा, जब आगे
टॉपिक पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन, देखना इधर। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा? इधर लिख दो बेटा इसको, एक ऑक्सीजन एटम ये रहा बेटा, एक ऑक्सीजन एटम ये। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा? 6। इसी को बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं बेटा, इन सभी को। इस तरह से बेटा बॉन्ड बनाने, बिंदी लगा के बॉन्ड बना दो बेटा। आओ इधर। हाँ, इधर देखो बेटा, क्या क्लोरीन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा क्या बेटा? और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, अरे है कि नहीं? तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये तो क्या हो गया बेटा? लोन पेयर। क्या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या बेटा? तो ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तभी तो मैंने ClO2 के ऊपर एक डॉट सा लगा रखा है क्या बेटा? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोरीन के वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब ClO2 मॉलिक्यूल कैसा है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अरे ध्यान रखोगे क्या? याद ही कर लो डायरेक्ट, NO2 ClO2 ClO3, बार बार काउंट करने का लफड़ा ही खत्म बेटा। अरे है कि नहीं? सब कुछ याद होना चाहिए कॉपी के अंदर, जितना भी लिखा है। तरीका भी मालूम होना चाहिए और याद भी होना चाहिए, क्वेश्चन को स्पीड से सॉल्व करने का। तभी बेटा 650 नंबर आते हैं। मतलब रटने वाली भी पावर चाहिए और समझने वाली भी पावर बेटा, दोनों ही आनी चाहिए। अरे है कि नहीं? अब आप पेपर में काउंट कर रहे हो 5 + 4 9, अरे वो तो मालूम होना चाहिए पहले से। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटा आप लोगों की। अरे आया क्या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बेटा? क्या ये एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का? मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके बावजूद भी ये कैसे कंपाउंड है? स्टेबल कंपाउंड है। फिर लगाना बेटा हेडिंग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बेटा, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो वर्ड का मतलब बता सकता है कोई बच्चा? क्या होता है? फॉल्स। अच्छा, हाँ सही है बेटा, बिल्कुल सही है। हमें लगता है कि कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की तरह होगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सभी कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा जितना पढ़ाया जा रहा है। हाँ बेटा, पूरा ही मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग। कोई कुछ करके जाए नहीं जाए, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल तो करके जाता ही है बेटा। 7 से 8 क्वेश्चन दोनों चैप्टर मिला के कवर होते हैं बेटा नीट में, इन 2 चैप्टरों से केवल। और 5 क्वेश्चन तो आने ही आने, 5 से 6 क्वेश्चन, कई बार तो 8-8 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से बेटा। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखना बेटा इसकी डेफिनेशन। द मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम कंटेन, और इनको अंडरलाइन कर लिया करो कि इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, द मॉलिक्यूल इन विच central atom contain 18 electron in their valence shell, contain 18 electron in their valence shell। यानी बेटा ऐसे सेंट्रल एटम जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब उन एटम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। कैसा होगा बेटा? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझना बेटा, जैसे इधर देखना सभी लोग कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर। हाँ बेटा, कॉपर की एक एक चीज मालूम होनी चाहिए बेटा। एटॉमिक नंबर 29। कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट बताओ, 4s1 3d10। याद आया क्या कुछ? तो कंप्लीट बताना जरा बेटा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लिखूंगा क्या बेटा? फिर इसके बाद क्या आएगा? 4s2 4s1 3d10 आएगा क्या बेटा? अब कॉपर प्लस के लिए समझना बेटा, कॉपर प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। बताओ, एक लास्ट 3d से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे क्या? कहां से करेंगे बेटा? 4s से। क्यों? अच्छा, 3d लास्ट में लिखा है तो यहां से रिमूव नहीं करेंगे क्या? अरे तुम लिख रहे हो, फिर दिक्कत आएगी बेटा। इधर देखो, फिर दिक्कत ही दिक्कत आती है। इधर देखना बेटा सभी लोग, इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा बेटा? 4s से। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा?
आउटर मोस्ट शेल है कि नहीं है बेटा? तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन बताना बेटा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 हो जाएगा क्या बेटा? और इधर क्या आ जाएगा 4s0। अच्छा भैया आउटर मोस्ट शेल क्या वैलेंस शेल ये हो गई क्या बेटा थर्ड शेल? तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। तो बताओ बेटा इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहोगे? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है? अच्छा समझना, एक मिनट, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? कॉपर प्लस आर्गन 18 ऐसे ही तो लिखूंगा क्या क्या बेटा? और फिर इधर क्या आएगा बेटा? 4s0 क्या आएगा बेटा? 4s0 3d10 आएगा क्या बेटा? ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा बताना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या थी? आउटर मोस्ट शेल क्या होनी चाहिए? कंप्लीटली फिल्ड, या उसका कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 टाइप होता था क्या बेटा? लेकिन यहां पर कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 टाइप जैसा नहीं है। अरे है क्या बेटा? अब समझना बेटा, इनर्ट गैस की डेफिनेशन है आउटर मोस्ट शेल क्या होनी चाहिए? कंप्लीटली फिल्ड। क्या होनी चाहिए? तभी हम उसको क्या कहेंगे बेटा? इनर्ट गैस। यानी कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए? NH2 NP6। हमें यहां पर लगता है कि आउटर मोस्ट शेल क्या है बेटा? कंप्लीटली फिल्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता है क्या? कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा यहां पर? 18। तुम बस इतना ध्यान रखो बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 18। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लिख लो बेटा इसको। इनर्ट गैस का होता है NH2 NP6 और सूडो इनर्ट गैस का होगा, सूडो इनर्ट गैस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। लिख लो। क्या और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे जिंक+2? इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा बेटा? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा होगा। ये थे बेटा एक्सेप्शन किसके? ऑक्टेट रूल के। इसमें तो देखो बेटा 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कॉपर प्लस में देखो बेटा 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी ये कैसा है? स्टेबल है कि नहीं है? अरे आया क्या समझ में? ध्यान रखना बेटा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 18। तो ये बेटा तुम्हारा कंप्लीट हुआ। कौन सा टॉपिक? दो रीजन पढ़े थे बेटा, एटम्स केमिकली क्यों कंबाइन होते हैं। पहला रीजन क्या था? टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी एंड टू गेन स्टेबिलिटी। पहला रीजन ये था क्या बेटा? फिर वहां पर देखा था बेटा जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो किस रूप में मिल रही थी? बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी के, हाँ मतलब बॉन्ड एनर्जी के आधार पर बॉन्ड्स को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया था? दो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 4, को आयनिक, कोवालेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक। वीक बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? दो, हाइड्रोजन और वॉन्डरवॉल फोर्सेस। फिर उसके बाद दूसरा रीजन समझाता कि लुईस ने बताया था कि एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करे। इसके लिए वो कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है या बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। अरे है कि नहीं? फिर क्या बताया था बेटा तुम्हारे को? फिर NaCl MgCl2 के एग्जाम्पल देखे थे MgO के, तो वहां पर पता चला कैटायन और एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही क्या है? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की थोड़ी सी डेफिनेशन को जाना। फिर उसके बाद जाना बेटा कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड है? कोवालेंट बॉन्ड, है कि नहीं? फिर देखा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी लेकिन कैसी होगी? अनइक्वल। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी क्या क्या ध्यान रखना है? एक एटम के पास लोन पेयर तो दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब कोवालेंट बॉन्ड के बनने की कोई भी चांस ना हो। जो एटम अपना लोन पेयर डोनेट करता है उसको डोनर एटम कहते हैं। और डोनर एटम किसकी तरह एक्ट करता है? बेस। A4 एसिड, A4 एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या कहते हैं? लिस एसिड। यहां तक पढ़ा था क्या बेटा? फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद क्या पढ़ा था बेटा? वैलेंसी। वैलेंसी दो टाइप की होती है बेटा। अच्छा वैलेंसी में भी क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? फर्स्ट से लेके फोर्थ ग्रुप तक, फर्स्ट सेकंड 13 14, जो वैलेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 15 16 17 18 ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है?
8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। अब दो टाइप के मेनली बॉन्ड है, आयनिक और कोवैलेंट। तो आयनिक बॉन्ड के लिए कौन सी वैलेंसी डिफाइन है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, और कोवैलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी निकालने का सिंपल सा मेथड है, कैटायन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वह उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अनायन के ऊपर जो भी चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। फिर किस पे आ गए, कोवैलेंसी पे आ गए कि नहीं आ गए। फिर कोवैलेंसी को भी बहुत डिटेल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा था। फिर जाना बेटा लुईस ऑक्टेट रूल के क्या जाने, एक्सेप्शन। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ बेटा, कौन सा टॉपिक, एटम्स केमिकली क्यों कंबाइन होते हैं, अरे है कि नहीं। अब हेडिंग लगाना बेटा, क्या करूं, अरे खुद से लिखो अब क्या, खुद से लिखना बेटा घर पे जाके। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब बेटा अपन लोग कोवैलेंट बॉन्ड को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कोवैलेंट बॉन्ड का ये कैसा कंसेप्ट है बेटा, मॉडर्न कंसेप्ट है। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि इसको पढ़ना पड़ रहा है, यानी पिछले टॉपिक पढ़े होंगे, समझना बेटा पढ़ने का तरीका क्या होता है। क्लास में जो टॉपिक का सीक्वेंस होता है या बुक्स में जो मॉड्यूल में क्या होता है उसका सीक्वेंस, इस टॉपिक को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी बताओ, कि जो भी पिछले टॉपिक पढ़े होंगे उसमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी क्या, तभी तो आगे वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं, कि ऐसी मजे में पढ़ रहे हैं क्या बेटा, अरे है कि नहीं। यानी अभी तक क्या पढ़ा था, लुईस ऑक्टेट रूल, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, तभी किसको पढ़ने की जरूरत पड़ गई, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। उसने केवल इतना बताया था बेटा, समझना, अरे बाद में लिख लेना समझना। उसने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में केवल इतना बताया कि एटम के इक्वल कंट्रीब्यूशन से जो भी बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा। और भी कुछ बताया क्या इसने, कुछ भी नहीं बताया, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। उसने बस इतना सा कह दिया बेटा, जैसे अभी तो बता ही चुका हूं तुम लोगों को, जैसे क्लोरीन क्लोरीन है, ये एटम इनके बीच में इक्वल कंट्रीब्यूशन से कौन सा बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अपने को पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि इन इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन कहाँ होती है, ऑर्बिटल्स में, अरे है कि नहीं। यानी ऑर्बिटल्स को यहां रिप्रेजेंट करना चाहिए था, ऑर्बिटल्स को कंबाइन करना चाहिए था, तभी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता क्या, इलेक्ट्रॉन्स के हवा में रहेगा क्या, ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर रहे हो क्या बेटा। और उसने कुछ भी नहीं बताया, दो बॉन्ड्स का कंपैरिजन करना है, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन है, कौन सा बॉन्ड वीक है कौन सा स्ट्रांग है, कुछ भी बताया क्या, ना बॉन्ड एंगल के बारे में बताया, ना बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया। जब बॉन्ड को बेटा नई चीज पढ़ रहे हैं बॉन्ड, तो बॉन्ड की फुल डिटेल दो ना बेटा, उसके बॉन्ड लेंथ के बारे में बताओ कि कितनी लेंथ है इसकी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अरे है कि नहीं। कुछ भी बताया ऐसा, कुछ भी, बस इतना सा कह के निकल गया। इसलिए कहता हूं लुईस ऑक्टेट रूल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट, उसने कुछ है ही नहीं, उसमें मसाला कुछ है ही नहीं, क्या पढ़ोगे बेटा, पढ़ोगे क्या। तो फिर किसकी जरूरत पड़ गई बेटा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यानी अब यहां से हमें पता चलेगा कि दो बॉन्ड्स के बीच में कैसे कंपेयर करना है, कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड कितना वीक होगा। ये जो बॉन्ड बनाते हो बेटा, ClO2 बनाया था, NO2 या NO, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये सब कहां से पता चलेगा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें भी बेटा दो थ्योरी होती है, एक होती है BBT, क्या होती है बेटा, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या होती है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थ्योरी से ही समझ में आ रहा है बेटा, नाम से ही समझ में आ रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बताओ बेटा, यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो थ्योरी बनी है क्या ये। और जो दूसरी थ्योरी होती है बेटा MOT, क्या होती है बेटा, MOT, इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन थ्योरियों से हमें बेटा सब जानकारी मिलेगी कोवैलेंट बॉन्ड की, इसको बोला जाता है बेटा BBT, इसको क्या बोला जाता है BBT, इसको बोला जाता है MOT, किसको बोला, क्या बोला जाता है MOT। ये एक्सप्लेन करेगा बेटा एटम्स के बारे में, किसके बारे में, एटम्स जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, अरे है कि नहीं। ये एक्सप्लेन करेगा मॉलिक्यूल्स के बारे में, किसके बारे में,
अच्छा, लेकिन तुम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा होगा, एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको क्या कहते हो? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या कहते हो? यानी एटम्स के इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं? उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। अब समझना, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं? उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अलग होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल अलग होता है। जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। अभी मेनली अपने को कौन सा टॉपिक पढ़ना है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बीबीटी। लिख लो बेटा, है ना। कई सारी थ्योरी आती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बीएससी पीआरटी थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, कई सारे, फैजान का नियम, है ना। हाँ, फैजान रूल भी आता है इसमें। बहुत अच्छा, मतलब पूरी केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरी तीनों केमिस्ट्री मिला के। ऐसा चैप्टर है बेटा, और बच्चे अच्छे से पढ़ते भी हैं इसको। हाँ बेटा, इसका फर्स्ट पॉइंट है। हाँ लिखो बेटा, जल्दी से लिखो। एमओटी में पढ़ते हैं बेटा जिनको बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एमओटी मौत बेटा, है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बहुत सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आते हैं इनसे। एटम्स के इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं? उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। ठीक उसी तरह मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं? उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल में। आगे बहुत डिटेल में करेंगे इसमें बात। अब लिखना बेटा, बीबीटी का पहला पॉइंट लिखना बेटा। बीबीटी में हमें मेनली पढ़ना क्या क्या है उसको लिख लेते हैं, जरा ओवरव्यू लेते हैं बेटा। बीबीटी में पढ़ना है बेटा अपने को ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड होते हैं बेटा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बेटा? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। सुना है क्या बेटा, सिग्मा और पाई बॉन्ड? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, यही बेटा ड्रॉबैक है लुईस ऑक्टेट रूल का। समझना बेटा, लुईस ने क्या बताया था? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा केवल इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग से होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वास्तविकता में कहां प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल्स में। यानी बेटा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो कुल मिला के ऑर्बिटल्स की क्या करानी होगी? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, तभी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो यानी मेनली इस टॉपिक को डिस्कस करना है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की जब ओवरलैपिंग होगी तो दो टाइप्स के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। होते तो और भी कई टाइप के, लेकिन हमारे सिलेबस में दो ही टाइप के बॉन्ड हैं, सिग्मा और पाई। एक होता है डेल्टा बॉन्ड भी होता है। कौन सा बॉन्ड? डेल्टा, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, आईआईटी वालों के सिलेबस में है थोड़ा सा, है ना। हाँ, जेई वालों में नहीं, उसको नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो बेटा, है ना। फिर इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और क्या पढ़ना है बेटा? बीएससी पीआरटी, बीएससी पीआरटी एंड हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना है बेटा। हाँ लिख लो बेटा, बीएससी पीआरटी। अभी मतलब बताता हूं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अभी फुल फॉर्म मत लिखो, आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तभी लिखेंगे इसको। इधर समझना, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है अपने को बेटा? मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, उसकी शेप के बारे में पढ़ना है बेटा, बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ना है। अरे सब कुछ बेटा, जब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया है बेटा, एक एक जानकारी लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी क्या? हाँ बेटा, सब कुछ जानना पड़ता है। बॉन्ड एंगल हो गया, फिर आ गया बेटा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ फिर आएगा बेटा डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट कुछ याद आया क्या तुम लोगों को? क्यों? डायपोल मूवमेंट मैंने एक जगह नाम ले चुका हूं, ध्यान करो बेटा। डायपोल मूवमेंट इन ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, कहा नाम लिया था बेटा, बताओ। कहीं लिया था, ध्यान आ रहा है क्या कुछ? यानी इतने पॉइंट्स को पढ़ना है बेटा, इन सबको पढ़ना है, इसको ही पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 6 7 8 लेक्चर लग जाएंगे इसी में।
6-7 लेक्चर इस बीबीटी कंप्लीट करने में। फिर आएंगे बेटा उसके बाद एमओटी पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी में वो बातें पढ़ते हैं जिनको बीबीटी एक्सप्लेन, इसमें यही चलता है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो पिछला टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो आगे वाले टॉपिक कौन से स्टार्ट होते हैं, जो पिछले वाले एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अरे है कि नहीं, ऐसे ही पढ़ा जाता है बेटा इसमें। तो इसमें लिखते रहो बेटा, लिखते रहो। हाँ, एमओटी में क्या क्या पढ़ना है बेटा, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है बेटा, ओनली फॉर होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। हाँ, होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, सुना नहीं है क्या तुम लोगों ने ये आज तक, होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं सुना है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेटा। हाँ, फिर आ जाओ बेटा कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। लिखते रहो बेटा, लिखते रहो जल्दी जल्दी। मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। मैग्नेटिक नेचर का मतलब समझते हो क्या बेटा, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। क्या हुआ बेटा, अब इसी में फोर्थ पॉइंट आएगा, लिखते रहो बेटा, अरे लिखते रहो। एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। लिख लो बेटा, ये सब पढ़ना है ना, तब जाके कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट होगा आपका। और लुईस ने तो कुछ भी बताया ही नहीं था कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, बताया था क्या, क्या चीज, चैप्टर नहीं है बेटा ये केमिकल बॉन्डिंग के, तभी तो इतना बड़ा चैप्टर है बेटा। और ये सब टॉपिक कब अच्छे से आएंगे समझ में आपको, जब आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर आता होगा बेटा। एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन 4 टॉपिकों को बेटा बार बार देखते रहा करो। एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है, अब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया, अब क्या होगा बेटा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अरे है कि नहीं, हाँ लिख लिया, लिख लिया सभी ने क्या, ये सीक्वेंस चलेगा बेटा आने वाले लेक्चरों में। ये सब चीजें सुनिएगा बेटा तुम लोगों ने, ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, डायपोल मूवमेंट। क्या अभी और क्या इनमें भी कमी है, लेकिन अपने सिलेबस में इतना ही है बेटा, है ना। फिर इसके बाद क्या चालू होगा बेटा, आयनिक बॉन्ड, उसमें कमी नहीं है, अब आयनिक बॉन्ड के बारे में जानेंगे बेटा। जब कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में जान लेंगे, फिर दोनों को मिक्स करके और टॉपिक तैयार होंगे बेटा। हाँ चलो अरे लिख लिया क्या, अरे समझना बेटा, अरे एमओटी में उन टॉपिक्स को पढ़ा जाता है जो बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बीबीटी ने बेटा होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, अरे 2 सेम एटम के बीच में जब बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलते हैं, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे बेटा यहां पर समझना बेटा, बीबीटी में क्या प्रॉब्लम आ गई थी, बीबीटी में जो O2 मॉलिक्यूल होता है ना बेटा, अच्छा पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का मतलब बताना एक बार, डायामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है, जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो तो उस मॉलिक्यूल या उस एलिमेंट को क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक फील्ड को वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ बताया था। ध्यान करो बेटा, जब क्वांटम नंबर का लास्ट लेक्चर था, उसके बाद जब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल एंड में लिखाया था क्या तुम्हारे को, तो ध्यान रखा करो बेटा अगर सिलेक्शन लेना है। कुछ तो सोच रहे ये कब पढ़ाया था। और पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन क्या थी, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए क्या बेटा, तब उस कंपाउंड को, उस मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखोगे, अट्रैक्ट करेगा क्या। लेकिन बीबीटी के अकॉर्डिंग पता चला जो O2 मॉलिक्यूल है वो होता है बेटा डायामैग्नेटिक। कैसा होता है,
लेकिन रियलिटी में वो किस नेचर का होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो इस बात को कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा? एमओटी। अरे आया क्या समझ में? अभी तो बस समझ लो, यहां पर लिखा है मैग्नेटिक नेचर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। फिर फोर्थ पॉइंट लिखा है एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसका मतलब होता है बेटा Li2 तो एग्जिस्ट करेगा। Li2 का मतलब क्या होगा बेटा? Li2 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन Be2 एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक्सप्लेनेशन बीबीटी ने नहीं किया था, तो कहां से मिलता है इसका एक्सप्लेनेशन? एमओटी से। अरे आया कि नहीं आया? तो पहले मालूम होना चाहिए बेटा अपने को आगे वाले लेक्चरों में करना क्या है, तभी तो अच्छे से समझ पाएंगे टॉपिक को। क्या? चलो अब हेडिंग लगाना बेटा बीबीटी। हाँ, बीबीटी को कंटिन्यू करेंगे बेटा इसको। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेरी तो लगी हुई है बेटा, हेडिंग आप लोग लगाओ। कोवलेंट बॉन्ड वाला पार्ट जितना इजी है, वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बेटा आयनिक बॉन्ड वाला पार्ट, तो ध्यान रखना बेटा आप लोग। इसमें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के। लिखना बेटा बीबीटी के पॉइंट्स लिखो जरा। बीबीटी, अब इसमें फर्स्ट हेडिंग आएगी बेटा बीबीटी में। बेटा दो टॉपिक पढ़ने, बताओ कौन कौन से? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, दूसरा टॉपिक क्या था? बीएससी पीआरटी और हाइब्रिडाइजेशन। बीएससी पीआरटी का मतलब होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। पढ़ाएंगे बेटा उसको आगे क्या होता है, ये सब है ना। इसमें हेड, अरे लिखो तुम लोग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी एक्चुअली में जब कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ऑर्बिटल्स की क्या होती है बेटा? ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? ओवरलैपिंग। लिखो बेटा इसके बारे में लिखो। व्हेन टू एटम्स कंबाइन, बीबीटी का केवल इतना सा मतलब है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की क्या करानी है बेटा? ओवरलैपिंग। लिखना बेटा इसके बारे में, व्हेन टू एटम कंबाइंस थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन टू एटम कंबाइंस थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, when two atoms combine through covalent bond, then half-filled orbital, then half-filled orbital present in their valence shell, then half-filled orbital present in their valence shell, then half-filled orbital present in their valence shell get combined, half-filled orbital present in their valence shell get combined, and this combination of atomic orbital, and this combination of atomic orbital is known as, and this combination of atomic orbital is known as overlapping of orbitals, and this combination of atomic orbital, and this combination of atomic orbital is known as overlapping of orbitals. When two atoms combine through covalent bond, then their half-filled orbital present in their valence shell get combined, and this combination of atomic orbital is known as overlapping of orbitals. सेकंड पॉइंट लिखना बेटा, अभी समझाता हूं बेटा, सेकंड लाइन लिखना। सेकंड पॉइंट, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, overlapping of orbitals always occurs, overlapping of orbitals always occurs along their internuclear axis. Overlapping of orbitals always occurs along their internuclear axis, along their internuclear axis. Overlapping of orbitals always occurs along their internuclear axis. नेक्स्ट लाइन से लिखना बेटा, लिख लो पहले है ना, फिर समझाऊंगा बाद में। Two types of overlapping is possible. Two types of overlapping is possible. Two types of overlapping is possible. फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट है बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग।
हेड ऑन ओवरलैपिंग, लिखते रहो बेटा, अभी समझा नहीं रहा हूं, बस लिखवा रहा हूं। हेड ऑन ओवरलैपिंग, और इसी का दूसरा नाम है बेटा एक्जियल ओवरलैपिंग। और जो दूसरी टाइप की ओवरलैपिंग होती है बेटा, उसको बोला जाता है बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग का दूसरा नाम होता है बेटा कोलेटरल ओवरलैपिंग। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है बेटा इस चैप्टर में। कोलेटरल ओवरलैपिंग लिख लो, साइड वाइज ओवरलैपिंग और कोलेटरल ओवरलैपिंग। मॉड्यूल में बेटा जो थ्योरी है बिल्कुल भी सिस्टमैटिक नहीं है, ध्यान रखना बेटा। बस जो टॉपिक पढ़ा दिया, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वहां से रीड कर लेना, और कुछ भी नहीं है बेटा वहां पर, है ना। सीक्वेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा बेटा आपको वहां पर, बिल्कुल भी तरीके से नहीं है। समझना बेटा, बीबीटी का पहला पॉइंट क्या लिखा, पढ़ो बेटा एक बार। जब दो एटम कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, पढ़ो बेटा। उनके जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो क्या ओवरलैपिंग करते हैं क्या बेटा, क्या करते हैं बेटा, ओवरलैपिंग। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है बेटा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है बेटा। अरे एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल का क्या मतलब हो गया, वन। यानी एक्चुअली में जब कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उनके हाफ फील्ड ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, क्या कंबाइन करते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। देखना सभी लोग इधर बेटा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल का मतलब क्या है, इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, वन। ठीक उसी तरह दूसरे एटम का ये रहा बेटा हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये दोनों ऑर्बिटल कैसे हैं बेटा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। मैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल बोल रहा हूं बेटा, हाफ फील्ड सबशेल नहीं बोला है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। यानी अभी तक तुम लोग पढ़ते आ रहे थे बेटा, कोवलेंट फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना चाहिए, इक्वल कंट्रीब्यूशन। अरे है कि नहीं, इक्वल कंट्रीब्यूशन तो है। फर्स्ट एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम का भी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। इक्वल कंट्रीब्यूशन, उसके साथ यहाँ पर क्या पॉइंट ऐड हो गया, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड तो वहां मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो वहां भी था, कि इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट है बेटा, ऑर्बिटल्स में। तो वहां पर तुम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते थे ना, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली में इनके क्या कंबाइन करते हैं, ऑर्बिटल्स। अरे क्या कंबाइन करेंगे बेटा, ऑर्बिटल्स। यानी जब दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तब किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, कोवलेंट बॉन्ड का क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, क्या उस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो अपोजिट स्पिन के साथ आने चाहिए, किस स्पिन के साथ, किसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा, पॉली। किसके रूल को, पॉली। यानी अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कितने, मतलब अपोजिट स्पिन के साथ आने चाहिए क्या बेटा। जैसे अगर मैं बात करूं, इधर देखना बेटा, हाइड्रोजन एटम है बेटा, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 1s1। इसका भी क्या है बेटा, अपन ने तो क्या किया था बेटा, यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन को लिखा बेटा, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी, बॉन्ड बन गया। ऐसा होता है क्या बेटा, एक्चुअली में क्या होता है, देखना बेटा, 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। जब हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर रहे हैं तो एक्चुअली इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, क्या कंबाइन करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो भी कैसे होते हैं, हाफ फील्ड। अरे कैसे होते हैं, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल वैलेंस शेल के होते हैं कि इनर शेल के, वैलेंस शेल के। तो बताना बेटा, दो हाइड्रोजन एटम ने कंबाइन किया तो H2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा क्या बेटा, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। तो इस तरह से क्या यहां पर दिखा सकते हैं क्या अपन, अरे आया क्या समझ में। तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लिख लो इसको। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पहले ही लिख ली, तो साइड से लिख लेना इसको, है ना। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग से पहले ही लिख लो, कहीं लिख लो बेटा, नहीं तो कॉपी के ऊपर लिख लो, लिख लो, केवल इतना लिख लो, मैं बता रहा हूं। हाँ इतना लिख लो बेटा, कॉपी के ऊपर लिख लो ताकि यहां से पता चले। अरे लिख लो बेटा, लिख लो। अब वहां पर तो जगह बची नहीं, मैंने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग हेडिंग पढ़वा दी, नहीं पढ़वा दी। हाँ, अरे लिख लो, कहीं भी लिख लो, तुम लिखो।
अरे आया क्या समझ में पहला पॉइंट क्या? तो ध्यान रखना बेटा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है बेटा? इनके हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और ये जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं अपनी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग कंबाइन करते हैं। इस पॉइंट को बेटा कल समझाऊंगा, है ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अभी जा नहीं रहा हूं, अब अगला पॉइंट आओ। अरे समझना बेटा, अभी टाइम हो गया क्या? चलो, अच्छा समझ लो, जो लिखवाया उतना समझ लो। अब ओवरलैपिंग भी बेटा दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? फर्स्ट ओवरलैपिंग कौन सी है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। कैसी ओवरलैपिंग? साइड वाइज है कि हेड ऑन है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसी का दूसरा नाम क्या है? एक्सियल ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या है समझना बेटा, लिखना मत, ऐसी समझना। जैसे मान लीजिए ये पी ऑर्बिटल है, दूसरा भी कौन सा है बेटा? पी ऑर्बिटल। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल या ये दोनों ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करेंगे तो इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दोगे क्या बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो कहां प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल्स में। तो इस तरह की ओवरलैपिंग को कहा जाता है हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या कहा जाता है? यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही। अरे है कि नहीं? जब मान लीजिए पी वाई ऑर्बिटल है, दूसरा भी क्या है बेटा? पी वाई ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को कहा जाता है बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या कहा जाता है? तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहा जाएगा? पाई बॉन्ड। इसको कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या कर सकते हैं क्या? इंटर न्यूक्लियर एक्सेस का मतलब समझते हो क्या तुम लोग? इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, अरे नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस का क्या मतलब है? दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। अब यहां पर डिस्टेंस तो लिखा नहीं है, क्या लिखा है? एक्सेस। यानी दो एटम को ज्वाइन करने वाली एक्सेस को क्या कहेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। यानी जब भी ओवरलैपिंग होती है उनकी इंटर न्यूक्लियर एक्सेस के अलोंग होती है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा डिटेल में कल, है कि नहीं है? आज तो बेटा कुछ भी पढ़ा नहीं पाया, पढ़ा पाया क्या? मुश्किल से 2 पेज पढ़ाए होंगे देखो, समझाने में टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं बेटा, है ना। क्या चीज? हो, कंटेंट। ठीक है, होमवर्क तो कल मिलेगा बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा। बाय।